नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल में आईसीयू शुरू होने के बाद व्यवस्थाओं को देखने के लिए सदर एसडीएम हरिगिरी और सीएमओ संजय जैन पहुंचे। उन्होंने आईसीयू के साथ ही अस्पताल की तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अस्पताल प्रबंधन को कई दिशा निर्देश दिए। बता दें कि सोमवार को राजधानी देहरादून के सदर एसडीएम हरिगिरी ने ऋषिकेश सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की तमाम व्यवस्थाओं पर अपनी नजर घुमाई। खासतौर पर उन्होंने 16 नवंबर से चालू हुए आईसीयू वार्ड को देखा। आईसीयू में पर्याप्त व्यवस्थाओं के बारे में अस्पताल प्रबंधन से जानकारी ली और भर्ती 5 मरीजों से उन्होंने बातचीत भी की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने साफ सफाई के बेहतर इंतजाम रखने के भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। चूंकि विगत माह में डीएम सर ने इस हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन किया था और बाकी चीज़ों के साथ एक आईसीयू का भी इंस्पेक्शन हुआ था। तो उसमें सर ने पाया था कि जो आईसीयू है काफ़ी टाइम से नॉन फंक्शनल है। उसको फंक्शनल करने के लिए डीएम सर ने विभाग के साथ विभागीय अधिकारियों से मीटिंग भी की थी और उसी क्रम में ये जो नॉन फंक्शनल आईसीयू था वो 16 तारीख से फंक्शनल भी हो गया है। विभाग ने चूंकि बताया था कि हमने आपके निर्देश के क्रम में फंक्शनल कर दिया आईसीयू, तो आईसीयू किस तरह से काम कर रहा है इसी को देखने के लिए डीएम सर ने मुझे और एसडीएम ऋषिकेश और सीएमओ साहब को भेजा है। उत्तराखंड शासन में यहां सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी मुख्य सचिव राधा रतोड़ी की अध्यक्षता वाली बैठक में आने से परहेज कर रहे। हैरत की बात यह है कि मुख्य सचिव कार्यालय से निर्देश जारी होने के बावजूद सचिव स्तर के अधिकारी अपने अधीनस्थ अफसरों को समीक्षा बैठकों में भेज रहे हैं। मुख्य सचिव राधा रतोड़ी की ओर से ये जानकारी साझा की गई है। इसके साथ ही अब मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने भी सचिव स्तर के सीनियर आईएएस अधिकारियों को यहां पर अल्टीमेटम देते हुए दोबारा ऐसी गलती करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दे डाली है। समीक्षा बैठकों में अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। बता दें कि 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। वहीं बीजेपी की दिवंगत विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद खाली हुई केदारनाथ सीट पर यह उपचुनाव सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए इज्जत की लड़ाई बनी हुई है। बिल्कुल, पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है और जिस तरीके से सरकार द्वारा वहां योजनाएं चलाई गई, लोगों तक पहुंचाई गई, जिस तरीके से वहां संगठन काम कर रहा है, जिस प्रकार से तमाम हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण उपचुनाव में काम कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है प्रबुद्ध जनता ने पुष्कर सिंह धामी जी के किए गए कार्यों पर 20 तारीख को बटन दबाने जा रही है। और क्योंकि केदारनाथ एक ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम पुष्कर सिंह धामी जी ने किया और बीजेपी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ में 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव पर पार्टी की जीत का दावा करते हुए बीजेपी की नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि बीजेपी केदारनाथ में विकास की नई कीर्तिमान रच रही है, साथ ही वहां की संस्कृति और परंपरा को भी एक ध्वजवाहक के रूप में बढ़ा रही है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस का नीचे से लेकर ऊपर तक का कार्यकर्ता पदाधिकारी सनातन विरोधी कृत्य कर रहा है। लगातार केदारनाथ को बदनाम करने की सनातन विरोधी साजिश रच रहे हैं, जिसका बीजेपी पुरजोर विरोध करती है और इसे बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी वहां पर जो चुनाव लड़ रही है वो विकास के मुद्दे पर, और साथ ही साथ वो एक ऐसी विधानसभा है कि जो सनातन धर्मियों का सबसे बड़ा स्थान है भगवान केदार का। तो हम लोग वहां पर को हमारा पहला विषय विकास है और विकास के साथ साथ हमारा विषय ये भी है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम भगवान केदारनाथ की उस धरती को और अच्छी तरह से संरक्षित करना चाहते हैं, उसको विकसित करना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस मुद्दे को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें 100%
केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का प्रचार प्रसार 18 नवंबर की शाम 5 बजे से ही थम गया है, जिससे प्रत्याशियों की किसी भी तरह की रैलियां, जनसभा, शक्ति प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। प्रत्याशी अब सिर्फ डोर टू डोर प्रचार कर जनता से वोट की अपील कर सकते हैं। बता दें कि केदारनाथ उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी। उपचुनाव के लिए 6 प्रत्याशी मैदान में हैं, जो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उपचुनाव के लिए प्रचार बंद हो चुका है, लेकिन बीजेपी लगातार इस चुनाव में अपने प्रत्याशी आशा नोटियाल की जीत का दावा कर रही है। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बिल्कुल साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार भी केदारनाथ की जनता ने बीजेपी को जिताने के लिए अपना मन बना लिया है और निश्चित तौर पर जीत आशा नोटियाल की ही होगी। देखिए, केदारनाथ विधानसभा उत्तराखंड की ऐसी विधानसभा बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, जो सर्वाधिक मतों से जीतने वाली है। और जिस प्रकार का मात्र शक्ति का जो ज्वार आशा जी के साथ दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार का समर्थन दिखाई दे रहा है मुख्यमंत्री की 3 सभाओं से, इसका जवाब भी कांग्रेस के लोगों को मिल चुका है। मैं कह सकता हूं कि हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर केदारनाथ उपचुनाव में प्रचार थम गया। बीते दिनों राजनीतिक पार्टियों का जनता के बीच जाना आना लगातार जारी है। केदारनाथ चुनाव के दंगल के बीच एक बार फिर से कांग्रेस ने केदारनाथ में आई आपदा की बात को लेकर जनता के बीच में जाने का काम किया, जिसको लेकर प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम का कहना है कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वो आपदा में भी अवसर तलाशने का काम करती है। उन्होंने कहा कि जिस समय केदारनाथ धाम में आपदा आई थी, उस समय सूबे के मुख्यमंत्री पहले आदमी थे जो आपदा का जायजा लेने के लिए केदारनाथ पहुंचे थे। उन्होंने कहा केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण का कार्य तेजी के साथ चल रहा है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा शेष नहीं बचा, इसलिए कांग्रेस आपदा के मुद्दे को लेकर जनता में भ्रम फैलाने का काम कर रही है, लेकिन केदारनाथ की जनता कांग्रेस के बहकावे में नहीं आने वाली। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। आपदा उनके समय पे जो आपदा थी, उन्होंने किस प्रकार से काम किया वहां की जनता भूली नहीं है। और लगातार प्रधानमंत्री के आवागमन के बाद केदारनाथ के अंदर जिस प्रकार से विकास हुआ है, वहां की जनता उसको स्वीकार करती है। लेकिन कांग्रेस को आदत बन गई है, पहले भी कह रहे थे एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, लेकिन जनता ने कहा नहीं बीजेपी अच्छी है, बीजेपी भी मोहर लगाने। आज भी वही सोचकर बैठे हुए हैं वो कि हम तो बैठे बैठाए जीत जाएंगे। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में सेवा केदारनाथ उपचुनाव का प्रचार थम चुका है। 20 नवंबर को केदारनाथ में उपचुनाव होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। इस उपचुनाव में प्रचार खत्म होने तक कांग्रेस के दिग्गजों ने भी खूब प्रचार किया है। पूर्व सीएम हरीश रावत कई दिनों से केदारनाथ में डेरा डाले हुए हैं। उपचुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भाजपा राज में यात्रा भी गड़बड़ा गई, कानून व्यवस्था चौपट पड़ गई, पीड़ितों को मुआवजे तक नहीं मिले, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई। साथ ही उन्होंने कहा कि अब बाबा केदारनाथ की धरती पर इस बार जनता कांग्रेस को बम्पर वोटों से जिताएगी। और जो बच्चों की बेरोजगारी है उससे त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी को दंडित करना चाहिए। और जिस तरीके से यात्रा को गड़बड़ाया है इस सरकार ने, भटकाया है, उसके लिए सरकार को दंडित करना चाहिए। पुरुष भी चाहते हैं, महिलाएं भी चाहते हैं, और एक ढकोसला किया है इन्होंने। इसलिए सबसे पहले इन चीजों का असर बेरोजगारी, महंगाई आदि का, और जो महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं उनका असर महिलाओं के मानसिकता पर पड़ता है। इसलिए महिलाएं उठ करके खड़ी हुई है। इस बार वो भाजपा को दंडित करके उनको चेतावनी देना चाहते हैं। मामला केदारनाथ उपचुनाव का है, जहां पर बीते दिनों भाजपा नेता की गाड़ी में अवैध शराब पकड़ी गई थी और इसी मामले में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा अपने को अब कमजोर समझने लगी है। उसे लग गया है कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए अब धन बल सारी शराब बांटने में लग गई है।
उन्होंने कहा, अब की बार बाबा केदारनाथ भाजपा को उसकी करनी का फल जरूर देगी। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के इशारे पर प्रशासन काम कर रहा है। मैंने कहा कि सरकारी तंत्र का मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, धन बल का इस्तेमाल किया जा रहा है, सत्ता बल का पूरा दबाव प्रशासन पर है और एक मिली भगत है, गठजोड़ है। ये चाहते थे कि हम इन प्रकारेण यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलीथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलीथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर काशीपुर में दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया।
धरना प्रदर्शन के दौरान महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने कहा कि केंद्र की डबल इंजन की सरकार अदानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए प्रीपेड मीटर लगाने की फिराक में लगी हुई है। इससे पहले गरीब तबके के लोगों को बीजेपी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाकर परेशान किया था। उन्होंने कहा कि पहले उपभोक्ता 2 महीने का बिल जमा करते थे, लेकिन अब सरकार ने अपनी मनमानी के चलते उपभोक्ताओं पर 1 महीने के अंदर बिल जमा करने का फरमान जारी कर दिया है। उन्होंने तीखे लहजे में कहा कि अगर सरकार काशीपुर क्षेत्र में प्रीपेड मीटर लगाएगी तो कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी और सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने को भी मजबूर होगी, जिससे समस्त जो जिम्मेदारी है वो शासन प्रशासन की होगी। महानगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा यहाँ विद्युत विभाग के गेट के सामने आज आवश्यकता ये पड़ी है कि ये डबल इंजन की सरकार जो हिंदुस्तान में भी गद्दी पर बैठी है और उत्तराखंड में भी धामी सरकार बैठी है, मैं ये पूछना चाहता हूँ डबल इंजन की सरकार ने क्या इसने ये ठेका ले रखा है कि इस उत्तराखंड के साथ साथ पूरी जनता को लूटने का और खसोटने का काम शुरू कर दिया है। मैं समझता हूँ कि अब यहाँ उत्तराखंड में आज महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से काशीपुर में प्रीपेड मीटर का विरोध इसलिए करा जा रहा है कि ये ऊर्जा प्रदेश है और ऊर्जा प्रदेश के अंदर बिजली का निर्माण होता है। एक तरफ तो कहते हैं हम बिजली बनाते हैं, इसका निर्माण करते हैं, और दूसरी तरफ आपने देखा होगा और प्रदेशों से ज्यादा भी हमारे यहाँ बिजली के बिल ज्यादा जा रहे हैं और आए दिन रोज मीटरों का बदलाव हुआ करता है। काशीपुर कांग्रेस पार्टी द्वारा जो ये विद्युत विभाग के पास धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका असली मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार जनता को बिजली के बहाने लूटने के लिए प्रीपेड मीटर लगाने जा रही है। आज के समय में बिल जो है 2 महीने का 1300-1400 गरीब आदमी का आ रहा है। अगर यदि भविष्य में ये प्रीपेड मीटर लगाते हैं तो उससे समस्या ये आएगी कि यदि गरीब घर में बैठकर के खाना खा रहा है और खाना खाते समय अगर उसकी बिजली चली जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह शामिल हुए, जबकि विशिष्ट अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी कार्यक्रम में पहुंचे। आपको बता दें कि दीक्षांत समारोह के कार्यक्रम को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एनके जोशी ने पूरे कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। इस कार्यक्रम में तमाम गणमान्य लोगों की यहां पर मौजूदगी होगी। खटीमा नगर पालिका के आक्रोशित सफाई कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर उप जिला अधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट को एक ज्ञापन सौंपा और नगर पालिका में सांकेतिक रूप से तालाबंदी की। साथ ही उन्होंने काम बंद हड़ताल की भी चेतावनी दे डाली। सफाई कर्मचारियों ने पीएफ कटौती को उनके खाते में जमा करने, 500 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि देने, इनकम टैक्स रिटर्न करने जैसे कई मुद्दों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया। नगर पालिका में सांकेतिक रूप से तालाबंदी की गई है। वहीं उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष गौरव ने बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 6 महीने से शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लगभग 6 माह से अपनी समस्याओं को लेकर के मांग पत्र बराबर देते चले आए, बराबर अधिकारियों के साथ बैठक हुई, लेकिन आज तक किसी भी समस्या का समाधान पालिका प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। पिछले महीने जो है आपने मांग पत्र दिया, उस पर ना तो कोई वार्ता हुई और ना ही कोई समाधान हुआ, तो मजबूरी होकर आज कर्मचारी सुबह ही नगर पालिका में आधम के हैं और इनका कहना है कि नगर पालिका के परिसीमन के बाद जो क्षेत्र बड़ा है वो शासनादेश के अनुरूप उसमें जो हम स्वच्छ कर्मचारी हैं उनकी संख्या बढ़नी चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से लगभग जीओ के हिसाब से 48 और स्वच्छ कर्मचारी होने चाहिए। तो इसी सिलसिले में उनके द्वारा कहा गया कि इनको बढ़ा दिया जाए। जो फाइल जो है हमारे यहाँ से मूव कर दी है और जिलाधिकारी महोदय का अनुमोदन प्राप्त होते ही
अल्मोड़ा एनएच क्वार पर दरक रही पहाड़ी से सड़क मार्ग बाधित होने से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है, जिसका असर बाजार पर पड़ने लगा है। अल्मोड़ा शहर के व्यापारी ट्रांसपोर्ट की किल्लत के साथ महंगाई बढ़ने के आसार हैं, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी महंगा हो गया है। विभिन्न व्यापारों से जुड़े लोगों का कहना है कि मुख्य सड़क मार्ग बाधित होने की वजह से माल भाड़ा बढ़ चुका है, जिससे महंगाई बढ़ेगी और मेडिकल स्टोर में दवाइयां सही से नहीं मिल रही हैं। मरीज बेहद परेशान हैं। पुल को बंद हुए 2 दिन हुए हैं। पूर्ण तरीके से यातायात प्रभावित हो गया है, व्यापार प्रभावित हो गया है। हमारा टूरिज्म बिल्कुल अंतिम सांसें गिन रहा है और शासन प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि शीघ्र अति शीघ्र इस पर निर्णय लें कि करना क्या है। ये नहीं कि 1 साल 2 साल तक के इसको टाला जाए। जिस शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है कि चाहे 10 दिन ले हो, लेकिन इसको पूरा कराया जाए। ये नहीं कि भैया कुछ कार्य नहीं किया जा रहा। और निश्चित रूप से पूरे शहर को इससे फर्क पड़ रहा है। विशेषकर अगर दवाओं की बात की जाए तो दवाएं जो मरीज की उपलब्धता के हिसाब से तुरंत ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारे पास 9 या 10 बजे तक पहुंच जाती थी। आज का आलम यह है कि 4 या 5 बजे शाम तक मिलती है और वो पीरियड एक ऐसा होता है कि दूरस्थ इलाकों से आया हुआ आदमी 2 बजे तक हर हाल में घर को लौट जाता है। क्योंकि क्वारा पुल पर भी स्थिति खराब है। स्थिति सर इसमें बहुत खराब है। क्वारा पुल पर अगर जो पहाड़ी दरकने से जो मलबा आ गया है, उससे हमारी ट्रकों में बहुत परेशानी हो रही है। हमें वाया रमगा वाया रानीखेत गाड़ियां हमारी आ रही हैं, जिससे कि एक तो खर्चा बढ़ रहा है और व्यापारियों का खर्चा बढ़ रहा है और गाड़ियां हमारी लेट हो रही हैं। जो गाड़ी सुबह 5 बजे 6 बजे आती है वो आजकल 12-1 बजे तक आ रही हैं और उसके बाद भी यहाँ जाम की स्थिति पैदा हो जा रही है। बोहरा ग्रामीण विकास निधि लिमिटेड पर ग्राहकों ने करोड़ों रुपए जमा करके वापस नहीं लौटाने का आरोप लगाया है। रकम वापस नहीं मिलने से ग्राहक और एजेंट दोनों ही परेशान हैं। 1 दर्जन से ज्यादा ग्राहकों ने पुलिस को अलग अलग तहरीर देकर संस्था पर कानूनी कार्रवाई करने और रकम वापस दिलाने की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि 2 दर्जनों लोगों ने कोतवाली का घेराव किया और जीवीएनएल पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया है। लोगों का कहना है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए और सभी को न्याय मिलना चाहिए। तो कानून से यहां पर आपको बता दें कि मदद की गुहार इन लोगों ने लगाई है। दर्जनों लोगों ने कोतवाली का घेराव किया। डॉक्यूमेंट्स लेकर यहां पर लोग अपने अपने पहुंचे। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोगों का बेवकूफ बनाया गया है, हम लोग को यहां पर धोखाधड़ी हमारे साथ की गई है, जिसका यहां पर कानूनी कार्रवाई के तहत पूरा यहां पर प्रोसेस होना चाहिए, जिससे हम लोगों को यहां पर न्याय मिल सके। ऋषिकेश की ये पूरी खबर, जहां दर्जनों भर लोगों ने, आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहां पर तमाम महिलाएं पहुंची और सभी ने अपनी आप बीती सुनाई। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।